काली बेटी की खेत में रसोई। शाम को प्रिया के पापा विजय सिंह अपने घर 2 आदमियों को लेकर आते हैं और अपनी बेटी प्रिया को आवाज लगाकर कहते हैं, बेटा प्रिया, कहाँ है तू? जल्दी यहाँ आ। हाँ जी पापा। बेटा, इनसे मिलो। ये मेरे दोस्त हैं और इनको तुम्हारे हाथ का खाना इतना पसंद आया कि ये स्पेशली तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए यहाँ आए हैं। तो बेटा जल्दी से जा और अंकल के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बना कर ले आ। ठीक है पापा, मैं अभी खाना बनाती हूँ, तब तक आप लोग बैठिए। प्रिया रसोई में जाकर खाना बनाती है और घर आए मेहमानों को खाना बनाकर खिलाती है, जिसके बाद वो दोनों आदमी प्रिया की खूब तारीफ करते हैं और उसे उपहार देकर वो वहां से जाने लगते हैं। अच्छा बेटा प्रिया, मैं जरा अंकल को बाहर तक छोड़कर आता हूँ। ठीक है पापा। जैसे ही प्रिया के पापा अपने दोस्तों को छोड़ने घर से बाहर जाते हैं, इसी बीच प्रिया की सौतेली माँ सुमन और सौतेली बहन निधि आती हैं। ओ काली छाया, भूल गई क्या? शाम को तुझे हमारे खेत से सब्जी तोड़कर लानी थी ना। सॉरी मम्मी, वो पापा के दोस्त घर पर मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने आए थे, तो मैं उसी में लगी हुई थी। अच्छा, तो अब तू ये बताना चाहती है कि लोगों को तेरे हाथ का खाना इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो खुद चलकर तेरे पास तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाने आते हैं। अरे जरा अपनी शक्ल तो देख आईने में। तेरी शक्ल देखकर कोई भी तेरे हाथ का बना हुआ खाना पसंद नहीं करेगा। हाँ मम्मी, इस काली छाया की शक्ल देखकर मुझे इतनी हंसी आती है ना कि पूछो मत। लेकिन फिर भी इसको अपने बनाए हुए खाने पर इतना ज्यादा घमंड है कि ये अपने रंग रूप को ही भूल जाती है। सुमन और निधि दोनों ही प्रिया का खूब मजाक बनाती हैं, लेकिन प्रिया बिना कुछ कहे चुपचाप उनकी सारी बातें सुनती रहती है। इसी तरह से एक दिन निधि को देखने लड़के वाले आते हैं, तो प्रिया सुबह से ही रसोई में लड़के वालों के लिए चाय नाश्ता बनाने में लगी थी। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी घर आ जाते हैं और निधि प्रिया का बनाया हुआ चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के सामने जाती है। तभी लड़के के पिता कहते हैं, वाह, क्या खुशबू आ रही है नाश्ते से। बेटा, ये नाश्ता तुमने बनाया है क्या? जी नहीं भाई साहब, ये नाश्ता मेरी बेटी प्रिया ने बनाया है। प्रिया को खाना बनाने का बहुत शौक है और वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। चाय नाश्ता करने के बाद लड़के वाले प्रिया की खूब तारीफ करने लगते हैं और वो प्रिया से मिलने के लिए कहते हैं। और जैसे ही प्रिया उन लोगों के सामने आती है, तो निधि और सुमन मन ही मन प्रिया का मजाक बनाती हैं। इन बेवकूफों को मेरी गोरी चिट्टी सुंदर बेटी दिखाई नहीं दे रही है क्या, जो ये लोग बार बार उस काली कलूटी से मिलने की बात कर रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं ना ये लोग उस काली छाया से मिलने के लिए। कोई नहीं, अब ये खुद ही कोस रहे होंगे कि उन्हें पता नहीं था कि इस काली छाया को उन्होंने क्यों अपने सामने बुला लिया। लेकिन लड़के वालों को प्रिया की सादगी और उसके गुण बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए वो लोग निधि को छोड़कर प्रिया से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये सुनकर सुमन को गुस्सा आता है और वो लड़के वालों के ऊपर ही गुस्सा होते हुए कहती है, अरे ये क्या मजाक बना रखा है आप लोगों ने? अरे देखने आए हो मेरी बेटी को और पसंद कर रहे हो इस काली कलूटी को? अरे आप लोग इसे पसंद करके क्या साबित करना चाहते हो कि मेरी बेटी के अंदर कोई कमी है? शायद आपको पता नहीं कि मेरी बेटी जितना सुंदर कोई है ही नहीं इस दुनिया में। देखिए बहन जी, हमने आपके सामने प्रिया से अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा है। बाकी करना या ना करना तो आपकी इच्छा है। और हाँ, रही बात आपकी बेटी की सुंदरता की, तो हमें अपने घर में एक संस्कारी और गुणी बहू चाहिए, ना कि कोई विश्व सुंदरी। सुमन और लड़के वालों के बीच बहस हो जाती है और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं, जिससे ना तो निधि का रिश्ता पक्का होता है और ना ही प्रिया का। लेकिन ये बात सुमन के मन में घर कर जाती है। उसके मन में प्रिया को लेकर जो नफरत थी, अब वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी।
इस काली कलूटी की वजह से आज मेरी बेटी निधि का रिश्ता टूटा है। अरे एक तो ये मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, और आज जो कुछ भी हुआ है ना, उससे मेरे मन में इसके लिए जो नफरत थी वो और ज्यादा बढ़ गई है। अब मैं इसे एक पल भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम क्या बोल रही हो सुमन? देखो, निधि और प्रिया दोनों हमारी ही बच्ची हैं। फिर तुम निधि से जितना लगाव रखती हो, उतना लगाव तुम प्रिया से क्यों नहीं रखती हो? देखिए, मैं सिर्फ आपके कारण ही चुप रहती हूँ, और आपकी वजह से ही आपकी पहली बीवी की बेटी को मैं माँ के जैसा प्यार देती रही। पर मुझे नहीं पता था कि आज इसकी वजह से मेरी बेटी की इतनी बेइज्जती होगी। अरे सुमन, तो इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? देखो, हर इंसान के पास दिमाग होता है, तो उसे जो सही लगता है वही करता है। अगर लड़के वालों को निधि की जगह प्रिया पसंद आ गई, तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है? अरे आपके लिए ये छोटी बात होगी, पर मेरे लिए नहीं। थोड़ा दिमाग से काम लो और बात को समझो। उन्हें अपने घर के लिए जैसी बहू चाहिए थी, वो सारी क्वालिटी उनको प्रिया के अंदर नजर आई। इसीलिए उन्होंने हम सबके सामने प्रिया की शादी का प्रस्ताव रखा। खैर, ये सब छोड़ो, आगे और भी रिश्ते आएंगे, और हो सकता है भगवान ने निधि के लिए कुछ अच्छा ही सोचा हो। और हाँ, कल सुबह मुझे शहर से बाहर जाना पड़ रहा है किसी जरूरी काम से, तो मैं कुछ महीनों बाद ही घर आऊंगा। ऐसा कहकर प्रिया के पिता अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, और अगली सुबह अपना सामान पैक करके शहर से बाहर चले जाते हैं। और अपने पापा के जाने के बाद प्रिया घर में बहुत अकेली हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद प्रिया रसोई में आती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। तभी सुमन और निधि रसोई में आते हैं। देख, अब तुझे इस घर में बचाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि तेरे पापा तो अब शहर से बाहर जा चुके हैं। इसलिए अब से तू इस घर की रसोई में खाना नहीं बनाएगी, और ना ही तुझे यहाँ खाना मिलेगा। तू सिर्फ इस घर में सो सकती है, समझी? हाँ, लेकिन क्यों मम्मी? आखिर आप मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रही हैं? अरे बस बस, अपनी इस काली जुबान से मुझे मम्मी मत बोल, क्योंकि मैं तेरी असली मां नहीं हूं। और हाँ, तेरी वजह से तेरा बाप मेरी बेटी निधि के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे तो सिर्फ और सिर्फ तू ही नजर आती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा मम्मी तुमने। अब से हमारी इस रसोई में ये खाना नहीं बनाएगी। और रही बात हमारी, तो हम खाना बनाने के लिए एक नौकर रख लेंगे, लेकिन तुम हमारी इस रसोई में खाना नहीं बनाओगी। दोनों माँ बेटी प्रिया को रसोई में खाना बनाने नहीं देती। इसीलिए प्रिया रसोई से जरूरी सामान लेकर खेत में जाती है और चूल्हा बनाने की तैयारी करती है। सबसे पहले प्रिया 2 ईंटों को जोड़कर चूल्हा बनाकर तैयार करती है। फिर जैसे ही प्रिया अपने लिए खाना बनाने लगती है, तभी खाने की खुशबू से पूरा खेत और आसपास का माहौल महक उठता है। तभी कुछ लोग प्रिया के पास आते हैं और कहते हैं, क्या बात है प्रिया बेटा, तुम खेत में खाना क्यों बना रही हो? हाँ चाचा जी, दरअसल बात यह है कि मुझे चूल्हे पर बना हुआ खाना खाने का मन कर रहा था, इसीलिए मैं यहाँ खेत में खाना बना रही हूँ। बेटा, वैसे खाने से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तो क्या तुम हमें भी अपना खाना खाने के लिए दे सकती हो? हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। इसी तरह से अब जब भी प्रिया खेत में अपनी बनाई हुई रसोई में खाना बनाती, तो आसपास से कोई न कोई प्रिया के हाथ का बना हुआ खाना खाने के लिए जरूर आता था, क्योंकि लोगों को प्रिया के हाथ का खाना बहुत पसंद आता था। और इसी तरह से एक दिन प्रिया और उसके घर वालों को खबर मिलती है कि एक एक्सीडेंट में उसके पिता विजय सिंह की डेथ हो गई है, जिससे पूरा परिवार बुरी तरह से टूट जाता है। पापा, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते कि आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। आपने तो कहा था कि आप काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और 1 महीने बाद वापस आ जाएंगे, पर ये सब क्या है पापा? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है।
कहाँ चले गए आप, मुझे और निधि को अकेला छोड़कर? अरे आपको क्या पता कि आपके बिना मैं और निधि कैसे रहेंगे? पिता का अंतिम संस्कार करने के कुछ दिनों बाद ही प्रिया खेत की रसोई संभालकर सोने के लिए घर में आती है तो सुमन और निधि उसे घर से धक्के मारकर भगाते हुए कहती हैं, सुन लड़की, दोबारा इस घर की दहलीज पर अपना कदम मत रखना। अरे तेरी जैसी मनहूस लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई और जीते जी अपने बाप को। इसीलिए मुझे तेरी ये घटिया शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अपनी इस घटिया शक्ल को लेकर यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जा और दोबारा यहाँ वापस कभी मत आना। पिता के जाने के बाद प्रिया पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी, इसलिए उसने अब खेत को ही अपना नया आशियाना बना लिया। प्रिया खेत में टेंट लगाकर रहने लगती है और अपनी बनाई हुई खेत की रसोई में खाना बनाकर खाना बेचने का काम शुरू करती है। धीरे धीरे लोगों को प्रिया के हाथ का खाना और उसका काम बहुत पसंद आने लगता है। तो दूसरी तरफ अचानक सुमन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और सुमन की बिगड़ती हुई तबीयत को देखकर निधि भागी भागी खेत में आती है और प्रिया से कहती है, प्रिया, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए प्रिया। निधि की बात सुनकर प्रिया घबरा जाती है और फिर प्रिया और निधि दोनों मिलकर सुमन को एक अस्पताल में ले जाती हैं, जहां डॉक्टर सुमन को एडमिट कर लेते हैं। कुछ दिनों तक सुमन का इलाज अस्पताल में ही चलता है, जिसके बाद डॉक्टर सुमन को घर भेज देते हैं। घर आने के बाद प्रिया पूरी लगन से अपनी माँ की सेवा करती है और फिर धीरे धीरे सुमन की तबीयत में सुधार आ जाता है। और फिर एक दिन प्रिया अपनी माँ से कहती है, मम्मी, धीरे धीरे आपकी तबीयत अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और अब मेरे जाने का वक्त भी आ चुका है। तू कहाँ जा रही है प्रिया? खेत में जा रही हूँ मम्मी। मैंने खेत में ही अपने रहने लायक टेंट लगाया है और मैं उसी टेंट में रहती हूँ। अच्छा मम्मी, अब मैं चलती हूँ। ये कहकर प्रिया जाने लगती है। तभी सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए प्रिया से माफी मांगती है। प्रिया बेटा, रुक जा, अपनी माँ को माफ कर दे। देख, मैं जानती हूँ कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, पर आज मुझे पता चला है कि तू सच में कितनी अच्छी है। इंसान अपने रंग रूप से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से जाना जाता है और आज तूने साबित कर दिया बेटा कि मैं और निधि बहुत गलत थे। बेटा, हमें माफ कर दे और अब तू हमारे साथ इस घर में ही रहेगी। नहीं मम्मी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है और जब आपने मुझे घर से बेघर किया तब अपना पेट पालने के लिए मैंने अपने खेत में अपनी छोटी सी रसोई बनाई और उस रसोई में जो खाना मैं बनाती थी वो लोगों को इतना ज्यादा पसंद आता था कि लोग मेरे खाने को खाने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस काम को और आगे लेकर चलूं। प्रिया की बातें सुनकर निधि और सुमन दोनों ही प्रिया की खेत की रसोई में हाथ बटाने के लिए कहती हैं। ये देखकर प्रिया को बहुत अच्छा लगता है और इस तरह से प्रिया की रसोई में उसकी माँ और बहन दोनों उसकी बराबरी से मदद करती हैं। सुभाष अपनी बेटी चंदा के साथ रहा करता था। दरअसल हाल फिलहाल में ही चंदा की माँ का देहांत हुआ था और सुभाष अपनी 2 साल की बच्ची को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश कर रहा था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सुभाष अपनी बेटी को अपने काम के साथ नहीं संभाल पाता। ऐसे ही एक दिन सुभाष शाम को घर आता है, जहां वो अपनी 2 साल की बेटी को घायल देख पूछता है, हे भगवान, मेरी बच्ची, तेरे घुटने पर इतनी चोट कैसे लगी? बेचारी 2 साल की बच्ची अपने पिता को अब क्या ही बता पाती। वो बस रोए जा रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन आती है और सुभाष से कहती है, लगेगी कैसे नहीं, अरे भैया रोड पर खेल रही थी, तभी सामने से एक गाड़ी वाला आ रहा था। वो तो शुक्र है कमला बहन का, जिसने इसे उठा लिया और घर ले गई।
अब वो भी बेचारी अपने घर के कामकाज में लग गई। कमला का बड़ा बेटा स्कूल से आया और गलती से ये उसकी गोद से गिर गई तो इसे थोड़ी सी चोट लग गई। वैसे मैंने इसकी चोट पर हल्दी लगा दिया है, इससे ज्यादा दर्द नहीं होगा चंदा को। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन जी, और कमला बहन को भी मेरी तरफ से धन्यवाद कहना, क्योंकि उसने मेरी बेटी को संभाला। भैया, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? अभी हमारी चंदा सिर्फ 2 साल की है, उसे ना सिर्फ बाप बल्कि माँ की भी जरूरत है। मैं तो कहती हूँ आप दूसरी शादी कर लीजिए, इसी बहाने आपको भी जीवन साथी मिल जाएगा और चंदा को संभालने के लिए माँ भी। आखिर हम लोग भी कितना चंदा की देखरेख करेंगे? अरे हम आज है कल नहीं, वैसे भी पराये लोग ज्यादा साथ नहीं देते। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहन, लेकिन मुझ जैसे आदमी से कौन शादी करेगा? मेरे पास ना पैसा है ना घर, अरे है तो एक झोपड़ी और मेरी 2 साल की बेटी, ऊपर से मैं विधुर हूं। कौन मेरे घर में शादी करने आएगा? कौन मेरी बेटी को संभालेगा? भैया, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके लिए लड़की देखूं? मेरा मतलब है कि मैंने आपको भैया बोला है, तो उस नाते चंदा मेरी भतीजी हुई और अपने भैया का घर बसता देख कौन सी बहन खुश नहीं होगी। पड़ोसन की बात सुनकर सुभाष अपना सर हाँ में हिलाता है और चंदा को गोद में लिए अंदर चला जाता है। तो वहीं सुभाष की पड़ोसन अब सुभाष के लिए एक अच्छी सी लड़की देख उसकी शादी करा देती है। शादी कर सुभाष घर के अंदर प्रवेश कर गीता से कहता है, देखो गीत, मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन शायद मेरा प्यार सफल नहीं रहा, इसीलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं गई, बल्कि उसने हमारी एक निशानी मुझे दी, और वो है मेरी बेटी चंदा। मैं चंदा से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बेटी चंदा का ठीक वैसे ही ख्याल रखोगी जैसे एक माँ रखती है। आप जरा भी चिंता मत कीजिए सुभाष जी, इस घर में शादी करके मैं सिर्फ आपकी पत्नी नहीं बल्कि एक बच्चे की माँ भी बनकर आई हूँ। मुझे दीदी ने सब कुछ बता दिया था कि किस तरह आपकी पहली पत्नी इस दुनिया को छोड़ कर गई और आपने अकेले ही चंदा को माँ और पिता दोनों का प्यार देने की कोशिश करी, लेकिन एक माँ का प्यार औरत ही दे सकती है बच्चे को। गीता की बात सुनकर सुभाष की आंखें भर आती है और वो उसे गले से लगा लेता है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ गीता चंदा की बहुत देखरेख कर रही थी। गीता के मन में जरा भी भेदभाव नहीं था कि चंदा उसकी खुद की सगी बेटी नहीं। गीता को चंदा से बहुत प्यार था। सीधे शब्दों में कहे तो चंदा गीता के कलेजे का टुकड़ा थी। चंदा को हल्का सा बुखार भी होता तो रातों रात की नींद गीता की आंखों से उड़ जाया करती। समय का पहिया यूं ही चलता है और देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं और इन 2 सालों में गीता को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है। सच में गीता, तुमने मेरा परिवार पूरा कर दिया। किस्मत से तुम मुझे मिली, और देखो तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखते रखते कब तुम मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई मुझे खुद ही पता नहीं चला। और आज मुझे एक बेटा देकर तुमने मुझे सच में इतनी बड़ी खुशी दे दी है जिसकी शायद मैं कभी उम्मीद भी नहीं कर सकता था। वो सब तो ठीक है जी, पर मेरी चंदा कहाँ है? वो दिखाई नहीं दे रही। गीता ये बात बोलती ही है कि तभी चंदा हाथों में कुछ गुब्बारे लिए आती है और वो गुब्बारे देते हुए अपनी माँ को कहती है, माँ, मैं मेरे छोटे भाई के लिए ये गुब्बारे तैयार कर रही थी। देखो कितने सारे गुब्बारे लाई हूँ, अब मेरा भाई इससे खेलेगा ना। चंदा की बात सुनकर गीता और सुभाष दोनों ही हंस पड़ते हैं और हंसते हुए सुभाष कहता है, अरे मेरी प्यारी बच्ची, अभी तुम्हारा भाई बहुत छोटा है, वो गुब्बारे तो क्या किसी के भी साथ खेलने के लायक नहीं है। इसी तरह अब हंसी खुशी दिन गुजरते हैं। सुभाष की ज्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन फिर भी गीता सब कुछ बहुत अच्छे से संभालती है। समय गुजरता है और देखते ही देखते गीता के दोनों बच्चे बड़े हो जाते हैं। गुजरते समय के साथ अब सुभाष की भी उम्र हो चली थी, इसलिए सुभाष ज्यादातर बीमार रहा करता था। ऐसे ही एक दिन सुभाष की तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं कि तभी सुभाष अपना दम रास्ते में ही तोड़ देता है। सुभाष के जाने के बाद अब घर में काफी उदासी भरा माहौल रहने लगा। साथ ही घर की सारी जिम्मेदारी चंदा के भाई तुषार पर आ जाती है। माँ, दीदी, पिताजी के जाने के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे मेरी पढ़ाई ही क्यों ना छोड़नी पड़े।
नहीं तुषार, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। तेरी पढ़ाई पूरी होने में ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 1 साल है। तू 1 साल मन लगा कर पढ़ाई कर और घर की बिल्कुल भी परवाह मत कर, क्योंकि घर की जिम्मेदारी मैं संभाल लूंगी। मैंने अपनी सहेली से बात करी है, वो मेरी कहीं ना कहीं नौकरी लगवा ही देगी। लेकिन दीदी, दुनियादारी क्या कहेगी कि एक सौतेला भाई अपनी बहन पर जुल्म ढा रहा है। दुनियादारी का तो काम है कहना। अगर हम दुनियादारी के भरोसे रहे तो कभी जिंदा नहीं रहेंगे। अरे वैसे भी हमारा पेट ये दुनियादारी नहीं भरती, बल्कि हमारा पेट हमें खुद भरना पड़ता है। चंदा की बात सुनकर तुषार चुप हो जाता है। चंदा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुषार, तू अभी अपनी पढ़ाई अच्छे से पूरी कर ले। कल को अगर तेरी पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी तभी तो तू कोई अच्छी नौकरी करेगा। अगर बीच में पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी करने लगा, तो तेरे पिताजी और तेरी बहन की मेहनत यूं ही पानी में बह जाएगी। चंदा और माँ की बात समझकर तुषार अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाने लगता है। इसी तरह सब कुछ शांति से चल रहा था। पर क्या ये शांति यूं ही बरकरार रहने वाली थी? नहीं। ऐसे ही एक दिन शाम के समय चंदा की एक सहेली चंदा के घर आती है, जहां उसकी मुलाकात तुषार से होती है। यार चंदा, तेरे घर में ये लड़का कौन है? बड़ा ही स्मार्ट लग रहा है। ओ हेलो, वो मेरा भाई है। उसको देखकर क्या सोच रही है तू? कहीं तेरे मन में कोई तार तो नहीं छिड़ गया उसे देखकर? नहीं नहीं यार, ये तो कैसी बातें कर रही है। अरे ऐसा कुछ नहीं है। देख प्रीति, अगर ऐसा नहीं है तो ही अच्छा है, क्योंकि मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। चंदा अपनी सहेली को अच्छे से समझा देती है, लेकिन प्यार कहाँ मानने वाला था। प्रीति और तुषार एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अब वो दोनों एक दूसरे से छुपते छुपाते मिला करते। पर जब इस बारे में चंदा को पता चलता है तो वो तुषार पर काफी गुस्सा होती है, जिस पर तुषार कहता है, दीदी, इसमें क्या गलत है? आप भी प्रीति को जानती हैं कि वो कितनी अच्छी और होनहार लड़की है। अगर वो इस घर की बहू बन गई तो क्या खराबी है? मेरे छोटे, मेरे प्यारे भाई, वो लड़की बहुत अच्छी है। मैं ये नहीं कह रही कि तू उसके साथ अपना फ्यूचर नहीं देख सकता। मैं बस तुझे इतना कह रही हूँ कि तू अपनी शादी से पहले अपने करियर पर ध्यान दे। तू चाहता है ना उससे शादी करना? मैं तेरी शादी उससे करवाऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुझे तेरा करियर देखना होगा। चंदा की बात सुनकर गीता को भी उसकी बात ठीक लगती है और गीता भी अपने बेटे को काफी समझाती है, जिसके बाद तुषार खूब मेहनत करता है और एक बहुत अच्छी और बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर के पोस्ट पर लग जाता है। पर खुद की शादी करने से पहले तुषार अपनी बड़ी बहन चंदा की शादी जल्दबाजी में एक ऐसे घर में करवा देता है जहां शायद चंदा की किस्मत बनने नहीं बिगड़ने वाली थी। शादी कर चंदा अपने ससुराल में आती है, जहां उसकी सास और पति बहुत क्रूर थे, लेकिन फिर भी चंदा अपनी जिंदगी वहीं गुजारने को तैयार थी। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ तुषार भी अपने काम और परिवार में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपनी बहन पर ध्यान नहीं देता। ऐसे ही एक दिन तुषार प्रीति के साथ घर आता है और तुषार और प्रीति को देख गीता अपने बेटे तुषार से कहती है, आखिरकार तू भूल ही गया अपनी बहन को। तूने ये दिखा ही दिया कि तू गरीब बहन का अमीर सौतेला भाई है। अरे उसने तुझे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ना जाने क्या क्या किया, लेकिन तूने क्या किया उसके साथ? एक ऐसे घर में उसे ब्याह दिया जहां उसकी कोई कदर नहीं। माँ, आप क्या कह रही हैं? अरे मैंने तो दीदी की एक अच्छे घर में शादी करी है, फिर आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छे घर में शादी करी है? अरे उसका पति दारू पीकर पड़ा रहता है, उसकी सास उस पर अत्याचार करती है, खाने को उसके घर में राशन नहीं है, और तू कहता है कि तूने अच्छे घर में शादी करी है। तूने आज ये साबित कर ही दिया कि सौतेला भाई सिर्फ सौतेला ही होता है। माँ जी, ये आप क्या कर रही है? मुझे माँ कहने का हक अभी तूने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए मुझे माँ मत कहना। माँ, आप जो कुछ कह रही हैं, अगर वो सच है तो मैं अपनी बहन को अपने घर वापस ले आऊंगा। वो मेरे लिए बोझ नहीं है। अगर वो तुझ पर बोझ नहीं होती तो तू इतनी जल्दबाजी में उसकी शादी ना करता। अरे तूने अपने लिए मेरी बेटी को काले अंधेरे में झोंक दिया। इतना बोलकर गीता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तो वहीं अब तुषार को भी अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो पहुंच जाता है अपने बहन के घर, जहां वो अपनी बहन को ऐसी हालत में देख काफी दुखी होता है। इसके बाद वो अपनी बहन को अपने घर आने के लिए कहता है, लेकिन चंदा घर आने से मना कर देती है।
नहीं भैया, तू अपने घर रहे और मैं अपने घर। शादी के बाद बेटी का घर उसका मायका नहीं बल्कि उसका ससुराल होता है। क्या हुआ अगर मेरा पति नशे में रहता है तो? अरे मैं खुद के परिवार का पालन पोषण कर सकती हूँ। ठीक है दीदी, अगर आप घर नहीं आएंगे तो मत आइए, लेकिन आप मेरी कंपनी में मेरी असिस्टेंट बनकर काम करेंगी, और अगर किसी ने आपको काम करने से रोका तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुषार अब इनडायरेक्टली चंदा के घर वालों को धमकी देकर जाता है, जिसके बाद अब चंदा तुषार के असिस्टेंट बनकर काम करने लगती है और अपने घर के हालातों को सुधारने लगती है। तो वहीं अब उसका पति भी धीरे धीरे सुधरने लगता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है, और इस तरह गरीब बहन का अमीर सौतेला भाई आखिरकार उसके काम आ ही जाता है।